कभी आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध शायद बंद कमरे में शुरू या खत्म हो सकता है, बिना गोली चले, बिना मिसाइल दागे, सिर्फ बातचीत से। लेकिन हाल ही में जो अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में बातचीत हुई, उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डराने वाला है। कुछ भी घोषित नहीं किया गया, न कोई जॉइंट स्टेटमेंट, न कोई डील, न कोई ब्रेक थ्रू। अब सवाल उठता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो दुनिया इतनी चिंतित क्यों है? क्योंकि कई बार खामोशी का मतलब होता है कि चीजें अभी भी बहुत नाजुक है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब पूरा वेस्ट एशिया एक पाउडर के ढेर की तरह बैठा है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। ये बातचीत सीधे अमेरिका और ईरान के बीच नहीं हुई, इसे इनडायरेक्ट टॉक्स कहा गया, जिसमें ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने मीडिएटर की भूमिका निभाई। यानी दोनों देश सीधे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि मैसेज एक तीसरे देश के जरिए जा रहे थे। ऐसा तब होता है जब भरोसा बहुत कम होता है, लेकिन बातचीत की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने बीच में ब्रेक भी लिया, अपनी अपनी सरकारों से बात की, अपनी रेड लाइंस कंफर्म की और फिर चर्चा आगे बढ़ाई। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ लीड कर रहे थे, जबकि ईरान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने अपना पक्ष रखा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन टॉक से क्या हासिल हुआ? ऑफिशियली देखा जाए तो कुछ भी नहीं, लेकिन अंदर की बात यह है कि पहली बार दोनों देशों ने साफ किया कि वो किन मुद्दों पर बात करने को तैयार है और किन मुद्दों पर नहीं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फ्रीज करे या पीछे ले जाए, अपने एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक को कम करे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सीमित करे और रीजन में आर्म ग्रुप्स को सपोर्ट बंद करे। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होगी, मिसाइल सिस्टम्स पर कोई बातचीत नहीं होगी और उसे अपने देश में यूरेनियम एनरिच करने का पूरा हक है। यही वो जगह है जहां दोनों देशों के बीच असली टकराव मौजूद है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईरान की इकोनॉमी काफी दबाव में है। लंबे समय से लगे प्रतिबंधों ने उसकी फाइनेंशियल सिस्टम को कमजोर कर दिया है। साथ ही पिछले महीनों में हुए प्रोटेस्ट ने सरकार पर अंदरूनी दबाव भी बढ़ाया है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का दावा है कि हजारों लोग मारे गए और कई हजार गिरफ्तार हुए, जबकि ईरान खुद इससे कम आंकड़े बताता है। लेकिन सच्चाई जो भी हो, ये साफ है कि ईरान को आर्थिक राहत की जरूरत है और यही वजह है कि प्रतिबंध हटना उसके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसी बीच अमेरिका ने रीजन में भारी मिलिट्री मौजूदगी भी बढ़ाई है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, स्टेल्थ फाइटर्स और मिसाइल सिस्टम्स, ये सब एक तरह का दबाव बनाने का तरीका भी है और तैयारी भी। वहीं ईरान ने भी साफ कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और इजराइल के एसेट्स पर हमला कर सकता है। यानी दोनों देश एक साथ बातचीत भी कर रहे हैं और ताकत भी दिखा रहे हैं। यही स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो क्या ये बातचीत युद्ध को रोक सकती है या ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि आगे समझना होगा कि दोनों देशों की असली रणनीति क्या है और ये खेल कितना बड़ा हो सकता है। अगर हम गहराई से देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव सिर्फ आज का नहीं है। इसकी जड़ें 1979 की ईरानी रिवॉल्यूशन तक जाती है, जब ईरान में अमेरिका समर्थित शाह की सरकार गिर गई और एक इस्लामिक रिपब्लिक बनी। उसके बाद से दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो गया। समय के साथ ये तनाव न्यूक्लियर प्रोग्राम, रीजनल पावर स्ट्रगल और इकोनॉमिक प्रतिबंधों में बदल गया। अमेरिका का डर हमेशा से यही रहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो पूरे वेस्ट एशिया में हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। सोचिए, अगर एक देश न्यूक्लियर हथियार बना ले तो उसके पड़ोसी देश भी खुद को सुरक्षित रखने के लिए वही रास्ता चुन सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका बार बार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करता रहा है, लेकिन ईरान खुद को अलग तरीके से देखता है। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम एनर्जी और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए है। वो मानता है कि उसे अपने देश के अंदर यूरेनियम एनरिच करने का पूरा अधिकार है। अगर हम इसे एक आसान उदाहरण से समझें तो ये ऐसा है जैसे दो पड़ोसी घर हों। एक घर कहता है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत दरवाजा चाहिए। दूसरा घर कहता है कि अगर तुम इतना मजबूत दरवाजा लगाओगे तो मुझे डर लगेगा और मैं भी वैसा ही करूंगा। यही स्थिति आज अमेरिका और ईरान के बीच बनी हुई है। इन टॉक्स में एक और बड़ा मुद्दा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और रीजन में ईरान का प्रभाव है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान अलग अलग देशों में आर्म ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जिससे रीजन में अस्थिरता बढ़ती है।
ईरान इस आरोप को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो खुद को रीजनल पावर के रूप में देखता है। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पहुंच सीमित करे। यही वजह है कि बातचीत इतनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दोनों के लिए ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि सिक्योरिटी का सवाल है। अब बात करते हैं सबसे बड़े दबाव की, इकोनॉमी। सालों से लगे प्रतिबंधों की वजह से ईरान की करेंसी कमजोर हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हुई है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि अगर प्रतिबंध कम होते हैं तो ईरान की इकोनॉमी को राहत मिल सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका भी जानता है कि सिर्फ मिलिट्री प्रेशर से लंबे समय तक स्थिति कंट्रोल नहीं की जा सकती, इसलिए बातचीत जरूरी हो जाती है। अगर आपको अभी तक का हिस्सा इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम समझने वाले हैं कि इस पूरे मामले का असर भारत, साउथ एशिया और पूरी दुनिया पर कैसे पड़ सकता है। सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि बातचीत के साथ साथ दोनों देश मिलिट्री तैयारी भी कर रहे हैं। अमेरिका ने रीजन में अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ाई है, वहीं ईरान ने भी साफ संकेत दिए हैं कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब मिलेगा। इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसे मैच जैसा है जहां दोनों खिलाड़ी हाथ मिलाकर मैच शुरू कर रहे हैं, लेकिन दोनों के हाथ में बैकअप प्लान भी तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, अगर ये बातचीत फेल हो जाती है तो आगे क्या होगा, और अगर सफल हो जाती है तो दुनिया में क्या बदलाव आ सकता है, यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव बढ़ता है या कम होता है तो इसका असर आखिर दुनिया पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की। वेस्ट एशिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन में से एक है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है या युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो ऑयल सप्लाई पर असर पड़ सकता है, और अगर ऑयल सप्लाई प्रभावित होती है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत जैसे देश जो बड़े स्तर पर ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए इसका सीधा मतलब है महंगाई बढ़ना। जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फिर सामान महंगा होता है और आखिर में आम लोगों की जेब पर असर पड़ता है। दूसरा असर सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। अगर वेस्ट एशिया में बड़ा मिलिट्री टकराव होता है तो उसका असर सिर्फ उस रीजन तक सीमित नहीं रहता। इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स प्रभावित हो सकते हैं, खासकर वो सी रूट्स जिनसे बड़ी मात्रा में सामान दुनिया भर में जाता है। अगर इन रूट्स पर खतरा बढ़ता है तो ग्लोबल ट्रेड स्लो हो सकता है। इसका असर नौकरियों, बिजनेस और इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश इस स्थिति को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। अब एक व्हाट इफ सिचुएशन सोचते हैं। अगर बातचीत सफल हो जाती है और कोई न्यूक्लियर डील या समझौता हो जाता है तो सबसे पहले ईरान पर लगे प्रतिबंध कम हो सकते हैं। इससे ग्लोबल मार्केट में ऑयल सप्लाई बढ़ सकती है और कीमतें स्थिर हो सकती हैं। इससे भारत जैसे देशों को फायदा मिल सकता है। साथ ही वेस्ट एशिया में तनाव कम होने से ग्लोबल सिक्योरिटी भी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर बातचीत फेल हो जाती है और मिलिट्री टकराव बढ़ जाता है तो सबसे खराब स्थिति में बड़े स्तर का युद्ध भी हो सकता है। और इतिहास बताता है कि जब भी बड़े देश युद्ध में उलझते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। एक और बड़ा असर जियोपॉलिटिक्स पर पड़ सकता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो दूसरे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ देश अमेरिका का सपोर्ट करेंगे, कुछ ईरान का। इससे दुनिया में पावर ब्लॉक्स और मजबूत हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में छोटे देशों के लिए संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। भारत जैसे देशों के लिए ये एक चुनौती भी हो सकती है और मौका भी, क्योंकि भारत अक्सर बैलेंस फॉरेन पॉलिसी अपनाने की कोशिश करता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री। अगर तनाव बढ़ता है तो कई देश अपने डिफेंस बजट बढ़ा सकते हैं। इससे ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में तेजी आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि दुनिया में मिलिट्रीकरण बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर शांति बनी रहती है तो देश ज्यादा ध्यान इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट पर दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जिसका असर दुनिया की इकोनॉमी, सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और भविष्य पर पड़ सकता है। आने वाले कुछ महीने बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि यही समय तय करेगा कि दुनिया शांति की तरफ बढ़ेगी या नए तनाव की तरफ। अब सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या ये बातचीत दुनिया को एक बड़े संकट से बचा सकती है या ये सिर्फ समय खरीदने की कोशिश है? इसका जवाब हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी तस्वीर समझनी होगी। अगर हम पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखें
तो साफ समझ आता है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये सिर्फ एक सामान्य डिप्लोमैटिक बातचीत नहीं थी। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां दोनों देश ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे टकराव की तरफ जाना है या किसी समझौते की तरफ। बातचीत में कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, लेकिन एक फ्रेमवर्क बनना भी छोटी बात नहीं होती। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई बार बड़े फैसले अचानक नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे जमीन तैयार होती है। यही शायद यहाँ भी हो रहा है। दोनों देश अपनी अपनी रेड लाइंस क्लियर कर चुके हैं। अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल सिस्टम और रीजनल एक्टिविटी पर कंट्रोल चाहता है। वही ईरान चाहता है कि बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे तक सीमित रहे और उस पर लगे इकोनॉमिक प्रतिबंध कम हो। अगर न्यूट्रल नजरिए से देखें तो दोनों देशों के अपने अपने डर और अपने अपने लक्ष्य हैं। अमेरिका को डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो रीजन में हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान को लगता है कि अगर वो अपनी मिलिट्री और न्यूक्लियर क्षमता कम करता है तो उसकी सिक्योरिटी कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि बातचीत इतनी मुश्किल और लंबी हो जाती है। इसके साथ ही ईरान की इकोनॉमी पर दबाव और अंदरूनी अस्थिरता भी उसे बातचीत के लिए मजबूर कर रही है। वही अमेरिका भी समझता है कि हर समस्या का हल मिलिट्री एक्शन नहीं होता, इसलिए बातचीत और दबाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर आगे के संभावित रास्तों की बात करें तो दो बड़े रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़े और कोई सीमित समझौता हो जाए। इससे तनाव कम हो सकता है, ऑयल मार्केट स्थिर हो सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी को राहत मिल सकती है। दूसरा, अगर बातचीत टूट जाती है तो तनाव तेजी से बढ़ सकता है। इससे मिलिट्री टकराव का खतरा बढ़ेगा, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खासकर भारत जैसे देशों पर जो ऑयल इंपोर्ट पर निर्भर है। इसलिए भारत और साउथ एशिया के लिए ये सिर्फ दूर की खबर नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मुद्दा है। सबसे बड़ी सीख यह है कि आज की दुनिया में बड़े देश सिर्फ युद्ध से नहीं, बल्कि बातचीत, इकोनॉमिक दबाव और स्ट्रेटेजिक मूव से भी अपनी ताकत दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो चल रहा है वो उसी का एक उदाहरण है। आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यही तय करेगा कि दुनिया स्थिरता की तरफ जाएगी या नए संघर्ष की तरफ। अब आप क्या सोचते हैं? क्या ये बातचीत सच में शांति की तरफ पहला कदम है या सिर्फ एक अस्थायी विराम है जो आगे बड़े टकराव से पहले आया है? अगर आपको ये पूरा टॉपिक का एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही और गहराई वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।